अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और डेवलपमेंट एंड एजिंग के एक और न्यू वीडियो के साथ आज हम हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास एजिंग। जबकि हमने चैप्टर को डिस्कस किया था डेवलपमेंट एंड एजिंग, तो इसमें पहला टॉपिक डेवलपमेंट के हवाले से था जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और लास्ट के अंदर हमने डेवलपमेंट के डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस एजिंग के टॉपिक को। अगर हम एजिंग की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचुरल है, ये वक्त के साथ आएगा स्लोली, और इस प्रोसेस के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो इरिवर्सिबल होंगे। तो एक ऐसा प्रोसेस जो नेचुरल है, जो वक्त के साथ आ रहा है और इरिवर्सिबल चेंजेस लेकर आ रहा है जानदारों के अंदर। यानी कि जानदार में कुछ तब्दीलियाँ आएंगी और वो ऐसी तब्दीलियाँ आएंगी जिनको हम वापसी दुरुस्त नहीं कर सकते। तो जब वो तब्दीलियाँ आएंगी तो जानदार की फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो डिक्लाइन होंगी, यानी कि वो पीछे की तरफ जाएंगी। अगर कोई इंसान फिजिकली फिट है तो उसमें ऐसे चेंजेस आएंगे कि वो फिजिकली जो है वीक हो जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई इंसान मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मेंटली वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, वो बहुत ही अच्छी तरह से सोच सकता है, लेकिन उसके अंदर फिर ऐसे चेंजेस आएंगे जो कि नेचुरल चेंजेस होंगे और उसकी वजह से उसकी मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो भी कम होती जाएंगी। अब इसके हवाले से लिखा हुआ है कि ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सब जानदारों के अंदर होगा, और इसके नतीजे में जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं यानी कि बॉडी के अंदर होने वाले काम हैं वो भी कम होते जाएंगे, और आखिरकार जो इंसान है उसकी डेथ हो जाएगी। मज़ीद इसके हवाले से लिखा हुआ है कि एजिंग को लाने के लिए कोई ज़्यादा फैक्टर्स मौजूद हैं, जिनमें जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, डिजीज़, और ये भी डिस्कस किया गया है कि एजिंग एक इंसान में दूसरे इंसान से अलग हो सकती है। एक इंसान बहुत जल्दी बूढ़ा हो सकता है, तो दूसरा इंसान जो है काफ़ी टाइम तक जो है वो बूढ़ा नहीं हो सकता। अब यहाँ लिखा हुआ है एजिंग इज़ पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। एजिंग को हम नॉर्मल डेवलपमेंट का एक पार्ट कह रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि एजिंग को हम नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट कह रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि ये नेचुरल है और इनएविटेबल यानी कि अनअवॉइडेबल प्रोसेस है। एक ऐसा प्रोसेस जो नेचुरल है, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो सब जानदारों में होगा, इसीलिए इसको हम लोग एक नॉर्मल प्रोसेस कह रहे हैं। और इसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो बॉडी के अंदर होगी वक्त के साथ साथ, जिसमें सेल्यूलर डैमेज होगा, डीएनए डैमेज होगा, मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे। सेल्यूलर डैमेज से मुराद के सेल्स जो है वो ख़राब होते जाएंगे। डीएनए डैमेज से मुराद ये है कि डीएनए हमारा वैसे भी डैमेज होता रहता है, लेकिन फिर वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन कभी कभार डीएनए के अंदर जो जीन्स उसे ठीक करने का काम करते हैं वो जीन ही ख़राब हो जाते हैं, तो डीएनए रिपेयर जीन्स की ख़राब होने की वजह से डीएनए कंटिन्यूसली ख़राब होता रहेगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो स्लो हो जाएंगी। जो एक तंदुरुस्त इंसान होता है उसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत फास्ट हो रहे होते हैं, तो बूढ़े इंसान में मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो स्लो होते जाएंगे, और इस तरह से फिर आगे चल करके ग्रेजुअल डिक्लाइन यानी कि स्लोली कमज़ोरी आती रहेगी इंसान की कामों के अंदर, और फिर लास्ट में उसका डेथ हो जाएगा, जो कि बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे इंसान एज करते हैं तो उनकी फिजिकल और कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि जो उनके ब्रेन के फंक्शंस हैं वो डिक्रीज होते रहते हैं। फिजिकल यानी जिस्मानी तौर पर वो कैसे कमज़ोर होगा, उसका मसल मास जो है वो कम होगा। उसके अलावा बोन डेंसिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि हमारे बोन्स जो होते हैं उनमें कैल्शियम होता है, वो उन्हें मजबूती देता है, तो कैल्शियम रिड्यूस होता रहेगा, तो बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। फिर उसके अलावा सेंसरी फंक्शंस जो है वो कम होंगे। सेंसरी फंक्शन से मतलब कि जो उसका विजन होगा, जो उसकी हियरिंग होगी, तो उसके सेंसेस जो है वो भी पीछे चलते रहेंगे। और उसके अलावा लिखा है उसके इम्यूनिटी जो है वो भी कमज़ोर होती रहेगी। हमें मालूम है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी एक कमज़ोर होती है, और जो बड़े लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो रही होती है, तो इम्यून सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर पाएगी। जब इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा बीमारियों को रिस्क होगा। क्रोनिक डिजीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर। क्रोनिक से मुराद है जो ज़्यादा देर तक चलने वाली बीमारी है, तो उन बीमारी का भी उनको जो है रिस्क रहेगा। कौन सी बीमारियों का जिक्र है? कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, डायबिटीज़ एंड कैंसर। तो डायबिटीज़ जो कि हमें अक्सर बूढ़ी एज के अंदर नज़र आती है, कैंसर भी इस तरह से डेवलप हो सकता है, और दिल की बीमारी जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब लिखा हुआ है कि कई ज़्यादा जेनेटिक और एक्सटेंसिव फैक्टर्स हैं जो कि एजिंग को लेकर आते हैं। जेनेटिक यानी कि हमारी बॉडी में होने वाले इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटेंसिक यानी कि इन्वायरमेंट के फैक्टर्स। तो एक्सटर्निक बाहर के फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स ये दोनों ही एजिंग को ला सकते हैं। तो अब हम जिक्र करते हैं एजिंग के हवाले से और उसके जेनेटिक फैक्टर्स के हवाले से, यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स के हवाले से। तो शुरू के अंदर लिखा हुआ है एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सेल्यूलर और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो पीछे की तरफ जा रहे होते हैं। सेल जो है डैमेज हो रहे होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो है वो भी कम होते जाते हैं। और मज़ीद लिखा हुआ है कि इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू द एज रिलेटेड डिजीज़, जो एज से रिलेटेड बीमारी है उनका जो चांस है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है।
अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि रिसर्च से हमें पता चला कि कई ज़्यादा जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं जो कि एज में इन्वॉल्व हैं। उन जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर एक चीज़ जो डिस्कस की गई है वो है टीलोमेयर की लेंथ। टीलोमेयर्स की अगर हम बात करें तो उनके पास लिखा हुआ ये प्रोटेक्टिव कैप्स होती है, यानी कि क्रोमोसोम के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा पार्ट अटैच होता है और ये एक्स्ट्रा पार्ट क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लिखा हुआ है कि ये जो है क्रोमोसोम की एंड पर मौजूद होते हैं और जब जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये टीलोमेयर वाला पार्ट जो है वो रिड्यूस होता रहता है। तो क्योंकि टीलोमेयर वाला पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट कट हो रहा है तो क्रोमोसोम के जो पार्ट होता है, जो डीएनए वाला पार्ट होता है जिसमें जीन्स लोकेटेड है, वो महफूज रहता है। तो क्योंकि ये टीलोमेयर डीएनए को महफूज कर रहा है इसलिए हम इसको प्रोटेक्टिव कैप कह रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ टीलोमेयर ये जो है एजिंग के साथ में जुड़ी हुई है। टीलोमेयर की लेंथ एजिंग के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है, ये देखा गया है कि जो शॉर्टर टीलोमर्स हैं और एज रिलेटेड बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। जिनके पास शॉर्टर टीलोमर्स हैं उनमें एज रिलेटेड बीमारियां भी ज़्यादा होंगी और उनका लाइफ स्पेन जो है वो भी कम होता है। तो टीलोमेयर का कम होना एज रिलेटेड बीमारियों को भी काज करेगा और डेथ को भी काज करेगा। अब लिखा हुआ है जेनेटिक वेरिएशन इन द जीन्स that control the telomere length have been linked to accelerating aging। कुछ जीन्स होते हैं जो टीलोमेयर की लेंथ को कंट्रोल करते हैं कि टीलोमेयर शॉर्ट ना हो जाए। तो वो जो जीन्स अगर ख़राब हो गए, उनमें चेंजेस आ गया, तो टीलोमेयर की लेंथ जो है वो कम होती रहेगी, वो शॉर्ट होते रहेंगे। और टीलोमेयर का शॉर्ट होना ये एजिंग को भी बढ़ा देगा और उसके अलावा बीमारियों को यानी एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स को जो है उनको भी इंक्रीज कर देगा। इस तस्वीर के अंदर आप ये क्रोमोसोम के एक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और इस क्रोमोसोम के ऊपर ये जो प्रोटेक्टिव कैप्स मौजूद है, ये प्रोटेक्टिव कैप्स जो हैं ये टीलोमेयर से। लेकिन जैसे जैसे सेल डिवाइड होते जा रही है, आप देख रहे हैं ये सेल डिवाइड होते रहे, तो टीलोमेयर वाला पार्ट जो है वो रिमूव हो चुका है। तो टीलोमेयर जो है वो सेल डिवीजन के साथ में कम होते रहते हैं। टीलोमेयर की लेंथ के अलावा एक और यहाँ पर लिखा हुआ है रोल ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन डीएनए रिपेयर, कि कुछ जीन्स होते हैं जो डीएनए को रिपेयर करते हैं। जैसे हम एज करते हैं हमारा डीएनए जो है जो हमारे सेल्स में मौजूद है वो डैमेज होता रहता है। अगर उस डीएनए को रिपेयर नहीं किया गया तो म्यूटेशंस आती रहेंगी और हमारी बॉडी के अंदर फिर चेंजेस आते रहेंगे, सेल्स जो है वो ख़राब होंगे। जैसे सेल्स ख़राब होंगे उनकी डेथ होती रहेगी, हमारी बॉडी में सेल्स रिड्यूस होते रहेंगे या फिर ख़राब सेल्स जो है म्यूटेशन वाले हमारी बॉडी के अंदर जो है वो बीमारियों को भी काज करेंगे। तो डीएनए का खराब होना और डीएनए के खराब होने का ठीक ना होना, क्योंकि वो जीन्स जो डीएनए रिपेयर में इन्वॉल्व थे वो जीन्स अब मौजूद नहीं है। तो उन जीन्स का खराब होना जो डीएनए को रिपेयर करने में मदद कर रहे थे वो म्यूटेशंस को भी रोक रहे थे, सेल डेथ को भी रोक रहे थे। लेकिन अब जीन्स में वेरिएशन आ चुकी हैं तो रिपेयर जो है जीन्स नहीं हो रहे और उस वजह से भी एज रिलेटेड बीमारियां जो हैं और लाइफ स्पेन जो है वो भी कम हो रहा है। तो दो वजूहत हो गई, क्रोमोसोम में टीलोमेयर की लेंथ का कम होना और दूसरी चीज़ जो है उन जीन्स का ख़राब हो जाना जो डीएनए को रिपेयर करने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टीलोमेयर की लेंथ के अलावा और डीएनए रिपेयर जीन्स के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, कुछ और जेनेटिक, कुछ और इंट्रिंसिक, कुछ और इंटरनल फैक्टर्स हैं। जैसे कि एक लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का ठीक से काम ना करना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाना, ऑक्सीजन रिलेटेड मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाना और एक और चीज़ लिखी हुई है इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन का ज़्यादा हो जाना। तो ये कुछ और चीज़ें हैं जो कि एज को काज करेंगी। अब इनके हवाले से लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलवाते हैं, ये सेल में एनर्जी को प्रोड्यूस करती है और उनका डिसफंक्शन हो जाना, इनका ख़राब हो जाना, ये भी एजिंग को और एजिंग से रिलेटेड बीमारियों को काज करेगा। इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाना ये भी एजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और मज़ीद लिखा हुआ है जेनेटिक वेरिएशन इन जीन्स दैट रेगुलेट दीज प्रोसेसेस कैन इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल रेट ऑफ एजिंग। तो जीन्स में बेसिकली चेंज आ जाना जो कि इन इन्फ्लेमेशन को, ऑक्सीजन की ज़्यादा होने को या माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन होने को कंट्रोल कर रहे थे, उन जीन्स में खराबी की वजह से जो है ये हमारे पास एजिंग का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो क्योंकि ये जीन्स पर डिपेंड कर रहा है तो इसलिए हम इसको जेनेटिक फैक्टर्स कह रहे हैं, या हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो इसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी कह रहे होते हैं। कुछ और फैक्टर्स के हवाले से लिखा हुआ वो है हमारे पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो लिखा हुआ है जेनेटिकल फैक्टर्स के अलावा एजिंग जो है कुछ बाहरी फैक्टर्स जिनको एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल फैक्टर्स कह रहे हैं उनकी वजह से भी हो रही होती है। अब इन बाहरी फैक्टर्स के अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एक इंसान का लाइफ स्टाइल और उसके साथ कुछ जुड़े हुए सोशल फैक्टर्स।
ये सारे जो हैं एक इंसान की एजिंग पर असरअंदाज हो सकते हैं। सोशल फैक्टर से मुराद हम ये ले सकते हैं कि अगर कोई इंसान दुखी है तो उसमें एजिंग ज़्यादा होगी, और खुश इंसान के अंदर एजिंग का जो प्रोसेस है वो भी स्लो डाउन रहेगा। अब यहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के हवाले से लिखा हुआ है पॉल्यूशन, गंदगी का ज़्यादा होना, रेडिएशंस का ज़्यादा होना, और टॉक्सिन्स का एक इंसान को सामना होना। मिसाल के तौर पर अगर एक ऐसे इन्वायरमेंट में मौजूद है जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, जहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस या कुछ और रेडिएशंस ज़्यादा मौजूद है, या जहाँ पर टॉक्सिन्स मौजूद है, एक ऐसा इलाका है जहाँ पर फैक्ट्री ज़्यादा मौजूद है, तो ये सारा इन्वायरमेंट जो है वो भी एजिंग को तेज़ कर सकता है, क्योंकि ये जो है इंसान के सेल को बेसिकली डैमेज करेगा। तो सेल के अंदर डीएनए डैमेज होगा, प्रोटीन डैमेज होगा, लिपिड डैमेज होगा। तो जब ये सेल डैमेज हो रहा होगा तो भी हमारे पास सेल्स कम होते जाएंगे और एजिंग जो है हमारे पास होती रहेगी। मज़ीद लिखा हुआ है कि एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन कैन काज डीएनए डैमेज। अगर यूवी रेडिएशन सन में से आ रही हैं तो ये भी डीएनए को डैमेज कर रही हैं। तो इस तरह से सेल के अंदर जो है वो म्यूटेशंस आएंगी और सेलुलर एजिंग होती रहेगी, यानी कि सेल जो है हमारे ख़राब होते रहेंगे। मज़ीद लिखा हुआ है कि एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, अगर कोई इंसान एयर पोल्यूशन का सामना कर रहा है तो एयर पोल्यूशन की वजह से भी जो है एजिंग इंक्रीज़ होगी, और एजिंग से रिलेटेड जो बीमारियां यानी कि जैसे कि रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो हैं वो भी ज़्यादा होंगी। मेनली अगर हम बात करें तो एयर पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और लंग कैंसर भी हो सकता है सांस की वजह से। तो एयर पोल्यूशन जो है वो भी एजिंग के अंदर इन्वॉल्व है। उसके अलावा अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें तो एक इंसान का डाइट, ये भी एजिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा। एक्सरसाइज का कम होना और स्लीप स्लीप का भी कम होना, ये भी जो है एजिंग पर असरअंदाज करेगा। तो लिखा हुआ डाइट हाई इन प्रोसीड फूड, अगर कोई इंसान जो है ज़्यादा प्रिजर्व्ड फूड को हासिल कर रहा है, शुगर वगैरह जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, और उसके अलावा फैट्स को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो इस तरह से जो है इन्फ्लामेशन होगी और ऑक्सीजन की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और मेटाबॉलिक जो है डिसफंक्शन हो जाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है तो ये सारे प्रोसेस एजिंग को इंक्रीज़ करेंगे और एजिंग से रिलेटेड बीमारियों को इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़। हम मालूम है शुगर का ज़्यादा होना, फैट का ज़्यादा होना, ये डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ को फैलाएगा, बढ़ाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है अगर हम ऐसे फूड्स खा रहे हैं जिनमें फ्रूट ज़्यादा, वेजिटेबल ज़्यादा हैं, अनाज वगैरह ज़्यादा है, और प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मौजूद है, तो ये भी सेलुलर हेल्थ को और एजिंग को जो है स्लो डाउन करेगा। अब यहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, जो एजिंग के दो फैक्टर्स हैं उन दोनों को दिखाया हुआ है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात करें तो टीलोमेर की लेंथ और डीएनए रिपेयर जीन्स के हवाले से लिखा हुआ है, और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के हवाले से लिखा हुआ है, और इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के हवाले से लिखा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के हवाले से तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी पोल्यूशन, रेडिएशन और एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स का जिक्र है, लाइफ स्टाइल का डिस्कस है, सोशल फैक्टर्स का जिक्र है, यानी कि किसी इंसान की सोशल सपोर्ट, सोशल लोगों का साथ में मौजूद है ना, एक इंसान की एजुकेशन और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि अगर कोई इंसान जो है सोशली इकोनॉमिकली अगर उसका स्टेटस कम है, लोगों में वो कम उठता बैठता है और लोगों में उसकी पहचान कम है, तो वो लोगों से दूर होने की वजह से भी, अकेलेपन की वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना उसको हो सकता है। तो इस तरह से भी ये जो अकेलापन है वो भी एजिंग को काज कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ एजिंग की टाइप्स के हवाले से लिखा हुआ है। तो पहली किस्म का जो जिक्र है वो है हमारे पास प्राइमरी एजिंग। प्राइमरी एजिंग का बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसी एजिंग की किस्म जो कि नेचुरल हो और जिसमें कोई बीमारी वगैरह मौजूद ना हो। यही बात लिखी हुई है कि देट आर नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद डिजीज़, जिसके अंदर बीमारी ना हो, कोई इंजरी ना हो, उसके बगैर अगर नेचुरली एजिंग आ रही तो हम उसे प्राइमरी एजिंग कह रहे हैं। और प्राइमरी एजिंग के हवाले से लिखा हुआ है कि ये इनएविटेबल चेंजेस होते हैं, यानी कि ऐसे चेंजेस जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसके अंदर अब कुछ निशानियों का जिक्र है। पहली बात बालों से रिलेटेड है, वो ये है ग्रे एंड थिनिंग ऑफ हेयर, यानी बालों का ग्रे हो जाना और उनका ज़्यादा थिन हो जाना। ग्रे से मुराद ये कि वो वाइट कलर के हो रहे होंगे और ज़्यादा थिन हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। इसकी वजह यह है कि एक केमिकल जो बालों को कलर देता है उसका नाम है मेलेनिन। वो मेलेनिन कम होगा तो मेलेनिन के कम होने की वजह से जो बाल हैं वो हमारे ग्रे हो रहे होंगे। और उसके अलावा लिखा हुआ है कि स्किन के ऊपर भी कुछ पिगमेंटेड पैचेस, यानी कि स्किन के ऊपर भी कुछ दाग जो है नज़र आ जाएंगे। और दाग नज़र आने की वजह ये होगी कि जो मेलेनिन केमिकल है वो किसी जगह पर ज़्यादा और किसी जगह पर कम रहेगा, तो स्किन पर उभरे उभरे से हमें दाग नज़र आएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है स्लो मूवमेंट। इंसान के अंदर मूवमेंट स्लो हो रही होंगी क्योंकि उनका मसल मास जो है, मसल्स डिक्रीज हो रहे होंगे। विजन का प्रॉब्लम होगा, जो कि उनके अंदर सेंसरी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे नर्व इम्पल्स जो हैं वो भी इतने एफिशिएंट नहीं होते। नर्व इम्पल्स के कम होने की वजह से भी हमारा विजन कम होगा, हमारी हेयरिंग जो है वो कम होगी। तो ये सारे मामला जो हैं
हेयरिंग का कम होना, विजन का कम हो जाना, सेंसेस का हमारे कम होना, ये हमारे साथ प्राइमरी एजिंग के अंदर हो रहा होगा। मज़ीद लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि हार्मोन होता है जो स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, वो होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन जो कि एड्रेनल ग्लैंड में से प्रोड्यूस हो रहा था, वो प्रोड्यूस नहीं होता, तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस जो है वो भी ज़्यादा रहता है। मज़ीद लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है वो भी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, उसका काम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि जो थाइमस होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है जहाँ से डब्ल्यूबीसी बन रहे होते हैं, वो थाइमस जो है वो भी उसका काम जो है डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो इस तरह से टी सेल्स नहीं बनेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्रीज़ होता रहेगा। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये नेचुरल चेंजिंग है और ये हमारे पास एक प्राइमरी एजिंग को कंट्रीब्यूट करेंगे। अब ये इंसानों में अलग अलग हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा तो किसी में हमें कम देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर दो एजेस के लोगों को कंपेयर किया गया है। बड़ी एज में रिंकल्स ज़्यादा मौजूद हैं, एज स्पॉट्स मौजूद हैं, कुछ दाग मौजूद हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेलानिन की वजह से, और बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन का सामना है, स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड हो चुकी है। मज़ीद अगर हम बात करेंगे, एक यंग एज के अंदर हाइड्रेशन मुकम्मल है, पानी पूरा मौजूद है, सेल्स जो है वो इलास्टिक हैं और सेल्स जो है वो फ्रेम है क्योंकि वाटर में प्रॉपर मौजूद है। तो यहाँ पर आप सेल्स को देख रहे हैं जो कि बिल्कुल प्रॉपर सीधे सीधे मौजूद हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एज करें तो एज के साथ साथ आप देख रहे हैं कि हमारे सेल्स की पोजीशन में भी फ़र्क आ रहा है, उनके स्ट्रक्चर में भी हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सेकेंडरी एजिंग का डिस्कस किया गया है। सेकेंडरी एजिंग का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ जाए और चेंजेस वो इन्वायरमेंट और लाइफ स्टाइल की वजह से हों। अब जो चेंजेस हमारी बॉडी में आएंगे उनमें कुछ बीमारियाँ शामिल हो सकती हैं, ऑर्गन्स का, हमारी बॉडी पार्ट्स का डिसयूज़ यानी कि उनका प्रॉपर यूज़ ना करना, और अब्यूज़ यानी कि हमारे पार्ट्स को डैमेज करना खुद से। ये सारे मामला हमारे पास जो है सेकेंडरी एजिंग को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमने जैसे डिस्कस किया डिजीज डिसयूज़ एंड अब्यूज़, इनकी वजह से हमारी फिजिकल और कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो डिक्लाइन में जाएंगे, यानी कि वो पीछे की तरफ जाएंगे। अब इसके बाद से लिखा हुआ है क्रोनिक कंडीशन सच एज डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कैंसर, इनका जो है हमारी बॉडी के ऊपर असर पड़ता है और ये एजिंग को इंक्रीज़ करती हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का हमने डिस्कस किया, हार्ट से रिलेटेड, और डायबिटीज़ जो है टाइप 2 खास तौर पर, ये हमारी बॉडी में एजिंग को इंक्रीज़ कर रही होती है। और मज़ीद लिखा हुआ है इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली दोज देता रिकरेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बार बार इन्फेक्शंस होते रहते हैं, जब बार बार इन्फेक्शंस आ रहे हैं तो वो भी सेलुलर डैमेज कर रहे हैं और इस तरह से भी जो है सेकेंडरी एजिंग जो है वो उसके चांसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये हमने अभी डिजीज़ की डिस्कस किया था। अगर हम बात करें डिसयूज़ के हवाले से, लिखा हुआ है एक्सरसाइज का कम करना, ये भी एजिंग को बढ़ाएगा। लिखा हुआ है मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स जो हैं उनको रेगुलर यूज़ चाहिए होता है ताकि उनकी स्ट्रेंथ जो है और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे स्ट्रक्चर्स वीक होते रहेंगे और उनको चांस रहेगा इंजरी का। मज़ीद लिखा हुआ है कुछ सब्सटेंसेस का इस्तेमाल, यानी कि जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया या ड्रग्स हो गया, ये भी सेकेंडरी एजिंग को काज करते हैं। स्मोकिंग की वजह से लिखा हुआ है ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है और ये वक्त से पहले एजिंग को ला रहा होता है, और ये हमारी स्किन को भी डैमेज करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डैमेज करेगा, हार्ट की बीमारियों को भी लेकर आएगा, कैंसर को भी और स्ट्रोक को भी, यानी कि हमारे ब्रेन की तरफ जो ब्लड है वो नहीं जा पाएगा, तो स्ट्रोक का प्रॉब्लम भी लेकर आएगा। मज़ीद लिखा हुआ है कि कुछ और प्रॉब्लम्स जैसे कि ओबेसिटी है, मोटापा है और मल न्यूट्रिशन जो है, ये भी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं और एजिंग के प्रोसेस को इंक्रीज़ करते हैं। अब यहाँ मज़ीद लिखा हुआ है कि इन्वायरमेंट की वजह से, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है हमारी स्किन के ऊपर भी डैमेज आ रहा है, और उसकी बड़ी वजह है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये भी एजिंग को इंक्रीज़ कर रहा है। लिखा हुआ है कि जब हमारी स्किन डैमेज होती है तो उसके अंदर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो होती है रिंकल्स। तो रिंकल्स जो हैं या एज स्पॉट्स जो हैं, ये भी इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की वजह से हमारी बॉडी पर नज़र आते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है कि पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, कुछ और टॉक्सिन्स अगर इन्वायरमेंट में मौजूद है तो वो भी सेकेंडरी एजिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी वजह से भी सेकेंडरी एजिंग हमें हो रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों के हवाले से कि जैसे जैसे हमारी एज होती रहेगी तो हमारा जो हार्ट है उसका फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा, हमारे ब्लड वेसल्स जो है वो स्टिफ यानी सख्त हो जाएंगी और हमारे ब्लड वेसल्स ब्लॉक होते रहेंगी, तो इस वजह से हमारे बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ तक जो है ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड प्रॉपर नहीं पहुँच पाएगा, कम ब्लड पहुँचेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के वास्ते लिखा हुआ है कि हमारे लंग्स का सिस्टम जो है वो कम हो जाएगा, वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे और इस तरह से भी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी के अंदर रिड्यूस हो जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के वास्ते लिखा हुआ है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो इस तरह से हमारी बॉडी में एक तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी और दूसरा हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होंगे।
किडनी जो है वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होगी वक्त के साथ साथ, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के पास लिखा है मसल मास हमारा कम होगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, और फ्रैक्चर्स का यानी कि बोन के टूटने का चांस जो है वो भी इंक्रीज होगा। अब अगर हम बात करें सेल्यूलर लेवल पे कौन से मामला आता है, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। डीएनए का डैमेज, डीएनए जब डैमेज होगा तो म्यूटेशंस आएंगी, और उसके अलावा जो है सेल जो है वो खराब हो जाएंगे। टीलोमेर की शॉर्टनेस के हवाले से बात करें कि टीलोमेर जो है वो बेसिकली प्रोटेक्ट कैप है, क्रोमोसोम की एंड्स पर मौजूद होते हैं, और ये सेल डिवीजन के साथ शॉर्ट होते रहेंगे, जिससे सेल्यूलर सेंसेंस होगा। सेल्यूलर सेंसेंस का मतलब कि सेल की ग्रोथ और सेल की डिवीजन दोनों ही रुक जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन के हवाले से बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया का काम ठीक से ना करना। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स के अंदर, ये लेस एफिशिएंट हो जाएगा, प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, और फिर हार्मफुल केमिकल्स को जो है एज के साथ सेल्स जो है वो रिलीज करता रहेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे पास जमा हो जाएंगे जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स। तो ये जो है हमारे सेल्स को डैमेज करेंगे, और ये भी एजिंग को इंक्रीज करेंगे। अगर हम बात करें इन्फ्लेमेशन के हवाले से, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का डिस्कस किया गया है। क्रोनिक यानी ज़्यादा देर तक चलने वाली जो है इन्फ्लेमेशन। तो जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा देर तक चलेगी तो एजिंग होगी, और उसके अलावा एजिंग से रिलेटेड बीमारियां होंगी जिनमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज़ और कैंसर शामिल है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ बीमारियां डिस्कस की गई हैं, बीमारी में क्या होता है ये डिस्कस किया गया है, और बीमारी को कैसे रोक सकते हैं ये सारी बातें डिस्कस की गई हैं। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स का डिस्कस किया गया है कि ये वो बीमारी जो हार्ट को और ब्लड वेसल्स को असर करती हैं। तो इसको रोकने के लिए हम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा नौयत ख़राब होगी तो हम सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ भी जा सकते हैं। अल्जाइमर ये वो बीमारी जो ब्रेन को असर करती है, तो इससे मेमोरी असर होती है, और ब्रेन की जो एबिलिटी है, ब्रेन का फंक्शन जो है वो भी असर में आता है। इसके तौर पर भी हम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, कुछ थेरापीज हम कर सकते हैं जिसमें हम हमारे ब्रेन के फंक्शन को इंक्रीज़ करेंगे, याद ज़्यादा करेंगे, और उसके अलावा हम लोग लाइफस्टाइल को चेंज करके, हमारी डाइट को चेंज करके हम जो है अल्जाइमर को रोक सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का पोरस हो जाना जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है कि हड्डियाँ जो हैं वो फ्रैक्चर का सामना करती हैं, और उनमें कैल्शियम जो है कम हो जाता है, तो बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि कैल्शियम और विटामिन डी का ज़्यादा यूज़ करना, विटामिन डी और कैल्शियम की सप्लीमेंट्स, और वेट बियरिंग एक्सरसाइज अगर हम करेंगे, ऐसी एक्सरसाइज जिनमें हम वज़न उठाएं, तो ऑस्टियोपोरोसिस को रोक सकते हैं। क्योंकि हमारी हड्डियाँ काम नहीं कर रही, तो वो वेट को ज़्यादा नहीं ले रही, तो इस वजह से हमारी बॉडी जो है वो भी डिसयूज़ की वजह से ख़राब हो रही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, अर्थराइट्स। हमारे ये जॉइंट्स का पेन होता है, जिससे जॉइंट्स में दर्द भी होता है, स्टिफनेस भी होती है, और जॉइंट्स में स्वेलिंग यानी कि जॉइंट्स जो हैं हमारे सूज भी जाते हैं। तो इसके अंदर भी मेडिसिन हैं, फिजिकल थेरापी है, और उसके अलावा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, तो ये सारी अर्थराइट्स को ठीक कर सकती हैं। अब यहाँ पर मज़े लिखा हुआ एज रिलेटेड मक्यूलर डिजनरेशन। मक्यूलर एक पार्ट होता है रेटिना का, तो उसका भी डिजनरेट होना ये भी हमारे विजन के ऊपर असर करेगा, हमारा विजन जो है ब्लर करेगा, और फिर ये विजन को जो है वो लॉस भी करा सकता है। तो ये एक आई डिजीज़ है, तो इसके अंदर भी मेडिसिन है, लेजर थेरापी है, सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ भी हम जा सकते हैं। मज़े लिखा हुआ है टाइप 2 डायबिटीज़ के हवाले से, तो ये क्रॉनिक कंडीशन है, यानी कि एक ज़्यादा देर तक चलने वाली कंडीशन है, और इसके अंदर जो है हमारी बॉडी जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती। इसके अंदर भी हम मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, या इंसुलिन थेरापी यानी इंसुलिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हैं और बचा सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की मैं बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।